नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं जनधारा के स्टूडियो से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। कुछ लंबा अंतराल हुआ और मुझे लगा कि चूंकि नया साल है और नए साल से अपनी बात कहनी चाहिए, तो जैसा कि मैं अपने संपादकीय में आज की जनधारा में कहता हूँ और उसके बाद मैं सुभाष की बात में बात कहता हूँ, तो ये बातों का सिलसिला नए साल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब के लिए ये नया साल शुभ होगा, मंगलमय होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि नए साल में ऐसा क्या करें। हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि न पिछले साल में ये हुआ, नए साल में इस तरह की बात है, पर हम बात करना चाहते हैं कुछ मूल्यों की और संक्रमण की। तो अब हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारे इस समय जो मूल्य हैं और जो संक्रमण का दौर है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि हम अपने मूल्यों से पीछे हट रहे हैं या इस पे संक्रमण का एक बादल गहरा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला कुछ इस तरह से भी प्रारंभ कर सकते हैं कि 21वीं सदी एक चौथाई बीतने जा रही है। पिछली सदी पर नजर डालने पर 21वीं सदी पूरी तरह से बदली नजर आने लगती है। विज्ञान, तकनीक, विश्वव्यापी बाजार की के आक्रामक फैलाव के साथ मानव संबंध और सामाजिक मूल्य जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। बल्कि यदि मैं ये कहूँ कि चीजें अब इतनी बदल चुकी हैं कि अपनी पहचान खोने लगी हैं। गांव के नगरीकरण और नगरों के अपार विस्तार के साथ खेती किसानी से जुड़ी संस्कृति बिखरने लगी है। पर्यावरण का प्रदूषण समाज और संस्कृति के प्रदूषण को अंजाम दे रहा है। मानवीय संबंध बाजार के द्वारा यानी कि नफा नुकसान के गणित से स्वार्थ से तय होने लगे हैं। ऐसा पहले भी कहा जाता था कि जैसी हो बयार पीठ को तैसी कीजिए, या लोग जो है वो बहुत बार अपना फायदा देखकर जो है वो चीजें तय करते थे। एक शेर मुझे याद आता है कि पैसा गांठ का चला जाए तो गम है, ईमान के जाने का गम नहीं होता। तो अभी हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है उपभोक्ता पशु में तब्दील हो गया है, या उसे धीरे धीरे जो एक नागरिक से उपभोक्ता में कन्वर्ट किया जा रहा है। उपभोग जो है आज सर्वाधिक वैध मानवीय क्रिया है। एक चीज जो धरती पर मौजूद है उपभोग के लिए एक नई जीवन पद्धति का सार है। मनुष्य भी मनुष्य के उपभोग के लिए है। यह मानव संसाधन है। वीर भोग्या वसुंधरा अब सर्वभोग्या है। पहले कहा जाता था कि वीर भोग्य वसुंधरा, अब ये सर्वभोग्या है। मनुष्य की भोग लिप्सा ने विकराल रूप ले लिया है। उपभोग में वह हिंसक है। इस हिंसक वृत्ति की का जो चरम है, हम 2 विश्व युद्धों के भयंकर विनाश में पिछली सदी में देख चुके हैं। कभी हिंसा में सिर्फ राजसत्ता लिप्त होती थी, आज हिंसा मनुष्य के भीतर घर कर चुकी है। वह कहीं भी अकारण कारण कभी भी प्रकट हो सकती है। और इसके उदाहरण हम अक्सर देखते हैं कि जहां बहुत सारे लोग जिनको ये पता भी नहीं होता, मॉब लिंचिंग उसके उदाहरण है, बहुत जगह लड़ाई झगड़े उसके उदाहरण है, और कई देश में भी जो कुछ हो रहा है वो भी इसके ताजा उदाहरण है। अमेरिका में बच्चों द्वारा स्कूल में गोलियों की अंधाधुंध बौछार करना है, या भारत में भीड़ की हिंसा, निर्दोषों की मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं आखिर किस मनोवृत्ति की देन है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे भीतर की हिंसक प्रवृत्ति है वो इधर जो है उसको ज्यादा हवा मिल रही है। पिछले वर्षों में खास तौर पे कोरोना महामारी के बाद जो बदलाव हुए उसके चलते बहुत कुछ ऐसा जो पहले असामान्य माना जाता था बिल्कुल सामान्य हो गया। इसे न्यू नॉर्मल कहा गया है। आज हिंसा का न्यू नॉर्मल है, नफरत न्यू नॉर्मल है, सामाजिक विद्वेष न्यू नॉर्मल है, धार्मिक कट्टरता न्यू नॉर्मल है, या ना कहना चाहिए कि धीरे धीरे न्यू नॉर्मल है वो बहुत सहज हो गया। अजीब बात है कि शिक्षा, समृद्धि और भौतिक विकास के साथ समाज में जागरूकता, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता का प्रसार नहीं हो रहा है। उल्टे धर्म, जाति, भाषा पे आधारित सामाजिक पहचान का आग्रह तीव्र होता जा रहा है, और ये दिन पे दिन कहना चाहिए कि ये बढ़ता जा रहा है, बल्कि वह कट्टरता में भी तब्दील हो गया है। विडंबना यह है कि धर्म जहां मनुष्य को नैतिक और मानवीय होने का रास्ता दिखाता है, वहीं उसके
अंध अनुयायी कर्म कांड को ही धर्म समझ बैठे हैं और धार्मिक अस्मिता जो है के आधार पर अब संगठित होने के राजनीतिक कुचक्र में फंसकर नफरत के उत्पादन में जुट गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभी नया टेक्नोलॉजी आई है उसमें जो व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप हैं, तो जो परिवार के भी ग्रुप हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि नफरत जो है उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। कहीं से भी कोई पोस्ट आती है, बहुत सारे लोग बिना कुछ जाने वो नफरत की का जो उत्पादक चीजें हैं उसको विस्तारित करते हैं और ये मतलब कहना चाहिए कि जगह जगह ये फैलते जा रही है और जिन लोगों के बीच फैल रही है उनको पूरी चीजें भी नहीं मालूम। पूंजी ने जो उत्पादन तंत्र रचा है उसने मनुष्य को ही मुनाफे का साधन बना लिया है। क्या यही कारण नहीं है कि भारत के उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी अमेरिका की ओर हसरत से देखते हैं और अमेरिकी संस्थानों में नौकरी पाने को लालायित हैं? वे सस्ते तकनीकी मजदूर यानी कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के मुनाफे के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण भर हैं, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से वे कमाऊ पूत हैं। सबको अच्छा लगता है, सबकी आंखों में एक अमेरिका पलता है और उनको लगता है कि हमको अमेरिका जाना चाहिए और वहां जाकर जिस तरह से डॉलर में कमाई होती है तो माता पिता भी उसको बहुत गर्व से जो है बताते हैं। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि वो एक घर के लिए कमाऊ पूत है, डॉलर में पैसा आता है, तो यदि डॉलर में पैसा आएगा तो उसकी संस्कृति भी तो आएगी, ये लोग भूल जाते हैं। उनकी आमदनी जो है उपभोग और मौज मस्ती में खप जाती है। यह तकनीकी कामगार वर्ग हमारे युवाओं का आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। उनके जरिए अमेरिका उपभोक्ता संस्कृति भारत में फल फूल रही है। नतीजा यह है कि भारत में परिवार का ढांचा बदल रहा है। एकल परिवार औद्योगिकरण के दौर में अस्तित्व में आया था, आज उत्तर औद्योगिक समय में लिव इन संबंधों के रूप में उसके रूपांतरण की शुरुआत हो गई है और इसे धीरे धीरे समाज ने स्वीकार भी लिया और बहुत सारे हमारे न्यायालयों ने इस समय जिस तरह के फैसले दिए हैं तो लगता है कि समाज धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है और इसको स्वीकार रहा है। आज का नया दौर नए मानवीय रिश्तों का दौर है। ये विरोधाभासों में बने रिश्तों का है। एक तरफ व्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की स्थापना की मांग है, जो दलित, स्त्री, LGBT आदि की सामुदायिक पहचान और उसके मानवीय अधिकारों की कहना चाहिए कि मान्यता का आग्रह करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानव जो गरिमा है उसके निर्बाध हनन की करतूतें हैं, जो दलितों, स्त्रियों और वंचित जनों के नागरिक अधिकारों के हनन में चरितार्थ होती हमको आए दिन दिखती है। तो ये एक प्रकार से बहुत समाज में जिस तरह का विरोधाभास है और पिछले एक दशक में हम इस विरोधाभास को कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं। इस विरोधाभास में समाज जी रहा है, उसका स्वाभाविक जीवन नहीं है। पूंजी, तकनीक और बाजार के संयुक्त उद्यम में मनुष्य की एक नई प्रजाति फल फूल रही है। यह वास्तविक दुनिया से ज्यादा आभासी दुनिया, जिसको हम कहते हैं कि वर्चुअल दुनिया, डिजिटल दुनिया में बसी हुई है। तकनीक ने नई धरती बना डाली है। आज यह मनुष्य का स्थायी पता है। नकारात्मकता के बावजूद कुछ तो ऐसा है जो हमारी जीजीविषा को बनाए बचाए रखता है। तो मेरे प्रिय कवि विनोद कुमार शुक्ल, जिनका आज जन्मदिन है और हम उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, उनके स्वस्थ और रचनात्मक रहते हुए हम चाहते हैं कि उनकी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां, उपन्यास हमको पढ़ने, सुनने, देखने मिले। तो हम सभी की ओर से उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और प्रसंगवश उनकी एक कविता मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जाते जाते ही लोग मिलेंगे उधर के, जाते जाते ही जाया जा सकेगा उस पार, जाकर ही वहां पहुंचा जा सकेगा, जो बहुत दूर संभव है पहुंचकर संभव होगा, जाते जाते छूटता रहेगा पीछे, जाते जाते बचा रहेगा आगे, जाते जाते कुछ भी नहीं बचेगा जब, तब सब कुछ पीछे बचा रहेगा और कुछ भी नहीं में सब कुछ होना बचा रहेगा। तो एक कवि किस तरह से हमारे भीतर उम्मीद जगाता है। और उनकी एक कविता और है जो मैं प्रसंगवश आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो उनकी एक कविता मुझे लगता है कि आज जो नए साल में हम बात कर रहे हैं, ये कविता है कि यह चेतावनी है कि
एक छोटा बच्चा है। यह चेतावनी है कि एक छोटा बच्चा है। यह चेतावनी है कि 4 फूल खिले हैं। यह चेतावनी है कि खुशियां हैं और घड़े में भरा हुआ पानी पीने लायक है। हवा में सांस ली जा सकती है। यह चेतावनी है कि दुनिया है, बची हुई दुनिया में मैं बचा हुआ। यह चेतावनी है, मैं बचा हुआ हूं। किसी होने वाले युद्ध से जीवित बच निकलकर मैं अपनी अहमियत से मरना चाहता हूं कि मरने के आखिरी क्षणों तक अनंत काल जीने की कामना करूं कि 4 फूल हैं और दुनिया है। तो दोस्तों, जब तक दुनिया में 4 फूल हैं और दुनिया में बहुत सारी खुशियां हैं, बच्चों की किलकारियां हैं और जो कुछ भी है वो अगर है तो निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं कि ये दुनिया, चाहे ये संक्रमण के दौर से क्यों ना गुजर रही हो, ये बचेगी और इसके बचे रहने से हम सब बचेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं श्रीकांत वर्मा के शब्दों में कि जो बचेगा तो वो कैसे रचेगा। तो दरअसल आपको कई बार मरकर भी बहुत सारा रचना पड़ता है और वही आपको कालजीवी बनाता है और हम बहुत सारे लोगों के रचे हुए की बात भी करते हैं। तो एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई और विनोद जी को दीर्घायु जीवन की कामना। नमस्कार।